नमस्कार, हम छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कोंडागांव की कर लेते हैं, जहां पर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्कूली छात्रा का अपहरण का मामला सामने आया है। सुबह घर से स्कूल के लिए ये छात्रा निकली थी। फरसवा गांव पुलिस ने इसकी शिकायत भी दर्ज की। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो कोंडागांव की घटना आपको बता रहे हैं। स्कूली छात्रा का अपहरण यहां पर हुआ है। सुबह घर से स्कूल के लिए छात्रा निकली थी। फरसगांव पुलिस ने शिकायत दर्ज कर ली है। आरोपी युवक की तलाश में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं। स्कूली छात्रा सुबह घर से स्कूल के नाम से निकली, लेकिन वहां पर नहीं पहुंची। फरसगांव पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। कोंडागांव का ये मामला है। स्कूली छात्रा के अपहरण का मामला यहां से सामने आया है। सुबह घर से स्कूल के लिए छात्रा निकली थी, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। फरसगांव पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। आरोपी युवक की तलाश में टीम जुटी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विवेक, क्या कुछ जानकारी इस पूरे मामले पर? बताना चाहूंगा कि ये कल दोपहर की घटना है। लड़की जब अपने घर से स्कूल जाने के लिए निकली और उसके बाद लापता हुई थी। जब देर शाम अपने घर वापस नहीं लौटी, तब परिजनों को उन्होंने इसकी खोजबीन की। तब पता चला कि लड़की को एक युवक जगदलपुर का 18-19 साल का लड़का है, वो अपने साथ भगा कर ले गया है। और कुछ के साथ में लड़के के साथ में उसके कुछ साथी थे। जब इस मामले की थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है और पुलिस ने मामले में अपहरण का मामला दर्ज किया है और आरोपियों की पतासाजी कर रही है। ठीक है, शुक्रिया आपका विवेक इस जानकारी के लिए। तो कोंडागांव से खबर आपको बता रहे हैं, जो कि इस घटना का सबूत देते हैं कि स्कूल छात्रा का अपहरण यहां पर हुआ है। सुबह घर से स्कूल जाने के लिए छात्रा यहां से निकली, लेकिन स्कूल नहीं पहुंची। और इस बीच जानकारी पुलिस के हाथ ये कि कोई 19 साल का युवक इसे अपने साथ लेकर गया। उसके साथ कई और युवक भी शामिल हैं। पुलिस इन सभी की तलाश में जुटी हुई है। आगे बढ़ते हैं। बालोद से बड़ी खबर है। सीएम भूपेश बघेल के बालोद दौरे का आज तीसरा दिन। दल्ली राजहरा में समीक्षा बैठक की है। सीएम भूपेश बघेल ने कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी हुआ है। बालोद विधानसभा क्षेत्र के गुरूर गांव पहुंचे सीएम। आम जनता से भेंट मुलाकात की। जगन्नाथपुर में भी सीएम भेंट मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि करीब 4 बजे तक आम जनता से भेंट मुलाकात करने का कार्यक्रम है और करीब 4:30 बजे झलमला गंगा मैया मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे सीएम भूपेश बघेल। और 5 से 6 बजे तक मधु चौक से विश्राम गृह तक रोड शो किया जाएगा। 7 बजे से लेकर 9 बजे तक कई समाज और संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भी सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करेंगे। तो बालोद से ये खबर आपको बता रहे हैं। तीसरा दिन बालोद दौरे का सीएम भूपेश बघेल का दल्ली राजहरा में समीक्षा बैठक की। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया और विधानसभा क्षेत्र गुरूर गांव पहुंचे हैं। आम जनता में भेंट मुलाकात को लेकर उत्साह भी देखने को मिल रहा है। सभी सीएम से चर्चा के लिए वहां पर जुटे रहे और इधर जगन्नाथपुर में भी सीएम भेंट मुलाकात करने वाले हैं। और करीब 9 बजे तक शेड्यूल पूरा बिजी, क्योंकि कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधिमंडल से भी सीएम भूपेश बघेल मुलाकात करने वाले हैं। कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। और जमीनी स्तर पर जब सीएम पहुंचते हैं तो योजनाओं की समीक्षा करते हैं। आखिरी जन तक योजना का लाभ पहुंचा है या नहीं, इस बारे में भी जानकारी लेते हैं। तो दल्ली राजहरा में भी समीक्षा बैठक की। कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गुरूर गांव भी पहुंचे, जहां पर लोगों से भेंट मुलाकात की है। जगन्नाथपुर में भी सीएम का भेंट मुलाकात कार्यक्रम होगा। और दूसरी तरफ पीएल पुनिया भी बिलासपुर दौरे पर हैं। उल्का और मरकाम भी दौरे पर उनके साथी हैं। जिले के 5 विधानसभा सीटों को लेकर चर्चा की जा रही है। जिले में बिलासपुर विधानसभा ही कांग्रेस के पास है। कोटा, मस्तूरी, बिल्हा और बेलतरा की सीट पर दूसरी पार्टियों का कब्जा है, इसलिए चर्चा बेहद जरूरी है। जिला कांग्रेस भवन में महत्वपूर्ण बैठक इसके लिए लगातार जारी। विधानसभा टिकट के दावेदारों को नसीहत दी जा रही है। बिलासपुर में कांग्रेस को मजबूत करने पर मंथन लगातार जारी। और इधर बिलासपुर से पीएल पुनिया का एक बड़ा बयान भी सामने आया है। दौरे को लेकर पुनिया ने कहा है कि हारी और जीती दोनों सीटों का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी के छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्ति के सवाल पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले।
सवाल था, उसमें मैंने बताया कि हारी हुई सीटों पर भी जा रहे हैं, जीती हुई सीटों पे जा रहे हैं, हम सब सीटों पे जा रहे हैं, 90 के 90 सीटों पे हम लोग जा रहे हैं। हारी हुई सीटों में क्या भाजपा निकल कर है कि बीजेपी जीती हुई सीटों, कांग्रेस जीती हुई सीटों को भी नहीं बचा पाएगी। बीजेपी इस तरह से बोल रही है। क्या बीजेपी बोल रही है कांग्रेस जीती हुई सीटों को नहीं बचा पाएगी, हारी हुई सीटों तो संघर्ष करना अब पड़ेगा। बीजेपी क्या कह रही है उसकी हम परवाह नहीं करते हैं, हम अपना काम करते हैं। सवाल लगातार आ रहा है, भारत छत्तीसगढ़ कांग्रेस मुक्त भारत से अब कांग्रेस मुक्त छत्तीसगढ़ तक मामला आ गया है। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं जो कभी। और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ दौरे पर कांग्रेस के सह प्रभारी भी हैं, बिलासपुर और मुंगेली के दौरे पर हैं सप्तगिरी शंकर उल्का। उनका बयान भी सामने आया, पिछली बार से ज्यादा इस बार सीटें जीतेंगे। उन्होंने साफ कहा कि 2023 के चुनाव के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हर जिला और हर विधानसभा का दौरा किया जाएगा और लोगों की समस्याओं और कार्यकर्ताओं की राय भी इसको लेकर जानी जाएगी। कि हम लोग ये कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं क्योंकि हम लोग अभी वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थे, तो इसलिए कार्यक्रम थोड़ा धीमा हो गया था, लेकिन अभी ये जारी कर रहे हैं फिर से। एंड लोगों तक पहुंच के संगठन को और कैसे मजबूत करना, उसी का प्रयास चलेगा। वहाँ हमें तो ये उम्मीद है कि पिछली बार जितना जीते थे उससे ज़्यादा सीट इस पर आएंगे, और जिस सीट में थोड़ा बहुत अगर समस्या है तो उसको कैसे मजबूत करना, यही हम लोगों का प्रयास रहेगा। जवाब तो हम देंगे जनता को, एंड लगातार देते आ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री भी हर एक विधानसभा में दौरा कर रहे हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। एंड बीजेपी जो कह रही है उनसे हमें कुछ लेना देना नहीं है, बट ये बात तो सच है कि जितना पॉपुलर ये सरकार है, हमारे संगठन भी मजबूत है, तो नेक्स्ट टाइम तो हम लोग सरकार जरूर बनाएंगे। आगे बढ़ते बात करेंगे राजधानी रायपुर की। बीजेपी की मैराथन बैठक यहां पर शुरू हो चुकी है, प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई। नई कार्यकारिणी की पहली बैठक है ये, और बैठक में सभी बड़े नेता की मौजूदगी है। आपको बता दें कि अरुण साहब, नारायण चंदेल, रमन सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठक शुरू हो चुकी है। अलग अलग कुल 5 बैठकें होने जा रही है, यानी कि बीजेपी की मैराथन बैठक जिनका सिलसिला शुरू हो चुका है। प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक शुरू हो गई है और कई बड़े नेता बीजेपी की तरफ से इसमें मौजूद है। आपको बता दें कि अरुण साहब, नारायण चंदेल, रमन सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं। प्रदेश कार्यालय में बैठक है जो कि शुरू हो चुकी है। अलग अलग कुछ 5 बैठकें होने जा रही हैं आज बीजेपी में। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। ममता, क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर और आगे जो बैठक होने वाली है उसमें क्या कुछ चर्चा का विषय रहेगा? देखिए, भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक चल रही है और इसमें नई कार्यकारिणी की जो पहली बैठक शुरू हुई है। अरुण साव, नारायण चंदेल, डॉक्टर रमन सिंह समेत अनेक बाकी के जो तमाम जो लीडर्स हैं वो मौजूद हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में हैं, और अलग अलग कुछ 5 बैठकें होंगी। चाहे बात करें सोशल मीडिया की बैठक हो, चाहे प्रदेश प्रवक्ता जो हैं उनकी बैठक होगी, एक के बाद एक इस तरीके से बैठक है। और नितिन नबीन जो है वो इस बैठक में शामिल होने वाले थे, हालांकि सुबह 8:30 बजे से आने वाले थे, लेकिन उनकी फ्लाइट छूट गई तो 1:20 को वो पहुँचेंगे। उसके बाद बाकी की बैठकों में वो शामिल होंगे। बैठकों का मुद्दा यही है कि किस तरीके से जो है वो आक्रामक नज़र आए, विपक्ष जो है के तौर पर जो है वो बीजेपी आक्रामक नजर आए। इसके साथ ही जो पदाधिकारियों की बैठक है उसमें इन इश्यूज पे बात की जा रही है। आने वाले समय में धान खरीदी होने वाली है, और इसके साथ ही अलग अलग इश्यूज हैं जिसको लेकर कैसे सरकार के जो इश्यूज यहाँ पे फेलियर हुए हैं उसको लेकर कैसे सड़क की लड़ाई लड़नी है, लोगों तक के क्या मैसेजेस पहुँचाने हैं, आम लोगों तक के किस तरीके से बात पहुँचानी है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो तमाम जो पार्टियाँ हैं, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, ये जो पार्टियाँ हैं वो मिशन 2023 की तैयारियों में लग गई, और लगातार यही वजह है कि बैठकों का दौर है। पदाधिकारी जो है पार्टी के जो बड़े लीडर्स हैं वो लगातार छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मंथन कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो PL पुनिया लगातार यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो अलग अलग लीडर्स लगातार आ रहे हैं, बड़े लीडर्स भी यहाँ पर आए हुए थे। तो ये तमाम जो बैठकें हैं वो यही है कि इससे पहले जो है वो JP नड्डा यहाँ पर आए हुए थे, और JP नड्डा ने जो कहा कि पूरे प्रदेश भर में बीजेपी को किस रणनीति के तहत चलना है। मोहन भागवत लगातार यहाँ पर शिविर ले रहे थे। तो वो तमाम जो मंथन हुए हैं उसको लेकर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से किया जाए, कार्यकर्ताओं को किस तरह से मोटिवेट किया जाए, कार्यकर्ताओं को कैसे डोर टू डोर लोगों से संपर्क करना है, क्या मुद्दे इश्यूज हैं जिसको लेकर बात पहुंचानी है, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जहां पर जिसको लेकर सड़क पर उतरा जा सकता है। और दूसरी बात अगर बात करें तो सोशल जो मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको और किस तरीके से मजबूत किया जाए, सोशल मीडिया के जरिए कैसे आम लोगों तक के ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचा जाए। और इसके साथ जो प्रदेश प्रवक्ता जो नए
कार्यकारिणी बनी है, जो नए प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं, वो किस तरीके से जो है चाहे वो डिबेट की बात हो, चाहे और भी जगहों पर हैं, वहाँ पर कैसे अपनी बात रख सकते हैं और किस तरीके से आक्रामक हो सकते हैं। पार्टी की कौन सी ऐसी लाइन्स है जिसको ज़्यादा से ज़्यादा उनको फोकस करना है, उसको लोगों के सामने रखना है। इन तमाम इशूज़ पर लगातार बैठकें जारी है और प्रदेश प्रभारी की जो बैठक है उसमें भी ये तमाम इशूज़ हैं। जी चलिए, कुल मिलाकर 2023 पर फोकस बीजेपी का। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, रायपुर से एक और बड़ी खबर। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होगी। आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के ऐलान पर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक का एक बयान सामने आया। लगातार 2 सालों से बीजेपी इसकी मांग कर रही थी, सरकार डरी हुई है, इसलिए हड़बड़ी में इसकी घोषणा की गई है। 1 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान की खरीदी शुरू होनी है और उसको लेकर बीजेपी की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। देखिए, लगातार हम लोग मांग भी कर रहे थे और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1 नवंबर से खरीदी की व्यवस्था हम लोग प्रारंभ किए थे, लेकिन 1 दिसंबर की जो हो रही थी वास्तविक में किसान के लिए लेट हो रही थी। अभी सरकार भी घबराई हुई है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का पत्र भी गया और पत्र जाने के बाद में आनंद फानंद में ये घोषणा किए हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से अभी कांग्रेस जा रहे हैं, कल उनके कार्यक्रम को मैं देख भी रहा था, और जो पब्लिक का जो रिस्पांस जो मिलना चाहिए, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं काम हुआ तो बोलते हैं नहीं हुआ है, ये पैसा मिला तो नहीं मिला है। तो मुख्यमंत्री जी और सरकार घबराई हुई है, आनंद फानंद में घोषणा की है, लेकिन उसके बाद भी मैं बोलता हूं कि ठीक है, किसानों के लिए 1 नवंबर के खरीदी की व्यवस्था उचित है और आनंद फानंद में की, लेकिन अच्छे है। आगे बढ़ते बात करेंगे जांजगीर चांपा की। आरक्षण पर हाईकोर्ट के फैसले पर पीएल पुनिया ने अपनी बात रखी है। आरक्षण के मुद्दे पर उनका बयान सामने आया। हाईकोर्ट ने सोच समझकर निर्णय लिया है। उनकी तरफ से कहा गया कि पिछली सरकार के निर्णय की प्रक्रिया दोषपूर्ण रही थी और बीजेपी की सरकार ने सही फैसला नहीं लिया था। कुछ भ्रांतियां हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। ऑनरेबल हाईकोर्ट ने सोच समझ के सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए जब देखा कि जो निर्णय की प्रक्रिया है वो दोषपूर्ण थी और इसलिए उसको जो निर्णय हुआ था उसको सेटिसाइड किया है, तो जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी ने कि सरकार ने वो ठीक निर्णय नहीं लिया था और अब उसमें कुछ भ्रांतियां हैं, कुछ क्लैरिफिकेशंस हैं। उसके लिए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाना ही होगा और सरकार संभवतः विचार विमर्श करके ऐसा निर्णय लेगी। उधर राजधानी रायपुर में तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चों का स्कॉलरशिप का मामला लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है। बीजेपी ने स्कॉलरशिप नहीं मिलने पर आरोप लगाया। करीब 7,000 बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलने का आरोप बीजेपी की तरफ से। बीजेपी प्रवक्ता देवलाल ठाकुर का बयान उसको लेकर सामने आया। 10वीं और 12वीं के बच्चों को स्कॉलरशिप मिली थी। 75% से ज्यादा अंक लाने वाले बच्चों को स्कॉलरशिप दी जानी थी और सभी बच्चों को 25,000 रुपए मिलने थे, लेकिन आज तक ये स्कॉलरशिप उन्हें नहीं मिल पाई। छात्रवृत्ति योजना, यह योजना जो तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार के बच्चे हैं जो 10वीं एवं 12वीं में पढ़ते हैं और 75% से ज्यादा अंकों के साथ उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें लगभग 25,000 रुपए की स्कॉलरशिप दी जाती है। 2021 में लगभग 7,000 बच्चे 75% से भी ज्यादा अंक लेकर उत्तीर्ण हुए, लेकिन उन्हें आज पर्यंत तक स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। उसमें सर्वाधिक आदिवासी परिवार के बच्चे थे। उन बच्चों को लगभग 17 करोड़ रुपए दी जानी थी, लेकिन आज पर्यंत तक उन्हें यह स्कॉलरशिप की राशि नहीं मिल पाई। मैं इस प्रदेश की कांग्रेस सरकार से, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूं कि आप लोग आदिवासी हितैषी बनने का ढोंग रचते हैं। आखिर क्यों इन आदिवासी बच्चों के हक में आपने डाका डाला और तेंदुपत्ता लाभांश के पैसे को अपने पाटन विधानसभा क्षेत्र में। उधर राजधानी रायपुर में आज से सीजीपीएससी के इंटरव्यू शुरू हो रहे हैं। नवा रायपुर के दफ्तर में इंटरव्यू आयोजित किया गया है और इस बार 171 पदों के लिए 509 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के लिए चयन हुआ है। और रायपुर से एक और बड़ी खबर, क्रिकेट सट्टे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में 23 सट्टोरी गिरफ्तार हुए हैं। आरोपी के पास से एटीएम,
लैपटॉप, मोबाइल बरामद किया गया है और साथ ही 10,80,510 रुपए भी जब्त हुए हैं। ऑनलाइन गेमिंग के सहारे ये सट्टा खिलाया करते थे। एक ही रात में पुलिस ने सभी आरोपियों को पकड़ा है। बैंक अकाउंट खंगाले जा रहे हैं। 3 किराए के मकान में सट्टे का ये पूरा कारोबार चला करता था। बिहार सहित कई राज्य के सटोरिये इसमें शामिल हैं। नौकरी में रहकर सट्टा खिलाने का काम करते थे और दुर्ग में पहले भी कुछ आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे छत्तीसगढ़ के मौसम की। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। सेंट्रल छत्तीसगढ़ में भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना है और इसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्से में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। बेमेतरा और सरगुजा संभाग के जिले में कम बारिश हुई है। सरगुजा संभाग में अभी तक 50% ही बारिश हो पाई है और प्रदेश में अभी तक सामान्य से 11% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज चमक के साथ में छींटे पड़ने की संभावना है। प्रदेश में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकता है। भारी बारिश का क्षेत्र मुख्यतः आज मध्य छत्तीसगढ़ रहने की संभावना है। यदि हम मानसून सीजन की समीक्षा करें तो ये है बेमेतरा है, जसपुर है, बलरामपुर, सूरजपुर, सरगुजा और पुरिया। यहाँ पर अभी भी डिफिशिएंट की कंडीशन चल रही है। सबसे गंभीर स्थिति है वो सरगुजा में है, जहाँ पर लगभग 50% के आसपास ही अभी तक बारिश हो पाई है। बाकी जगह में लगभग ठीक है और शेष जो जिले हैं उसमें है सामान्य स्थिति है। अभी तक जो बारिश हुई है पूरे मानसून सीजन से लगभग 7-8% ज़्यादा हो चुका है। और अब रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। पोस्ट ऑफिस घोटाले में आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी आकांक्षा पांडे ने सरेंडर किया है। 15 महीने से फरार चल रही थी आकांक्षा। साथ ही लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की थी। सुप्रीम कोर्ट में बेल याचिका खारिज होने पर आकांक्षा ने सरेंडर कर दिया है। 100 से ज्यादा लोगों से 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी का खुलासा हुआ। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस घोटाले में आरोपी आकांक्षा पांडे ने सरेंडर कर दिया है। 15 महीने से आकांक्षा पांडे फरार चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में बेल याचिका खारिज होने पर आकांक्षा पांडे ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। आपको बता दें कि 100 से ज्यादा लोगों से 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी की गई थी। आरोपी आकांक्षा पांडे जिसने सरेंडर कर दिया है। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस घोटाले में आरोपी का सरेंडर हो चुका है। आरोपी आकांक्षा पांडे जिसने सरेंडर कर दिया है। 15 महीने से फरार चल रही थी आकांक्षा पांडे। लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की। उसके बाद आरोपी आकांक्षा पांडे ने सरेंडर किया। 100 से ज्यादा लोगों से 20 करोड़ से ज्यादा की ठगी आकांक्षा पांडे ने की थी। बड़ी खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं। पोस्ट ऑफिस घोटाले में आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी आकांक्षा पांडे ने सरेंडर किया है। 15 महीने से फरार चल रही थी आशंका आकांक्षा। लोअर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बेल याचिका खारिज की, उसके बाद सरेंडर किया।